हाय एवरीवन। तो एज प्रॉमिस्ड हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू। और इसमें मैं आपको ज्योग्राफी के पीवाईक्यू दिखाऊंगी, बट ज्योग्राफी का अगर आपने डिटेल सिलेबस देखा होगा मेंस का तो आपको पता होगा 3-4 पॉइंटर्स है उसमें। ठीक है, एंड इट गेट्स वेरी वास्ट। अगर मैं सारा पीवाईक्यू एक में ही कवर करा दूंगी ना तो आप इतना टॉपिक्स जो है ना उसके थीम्स जो हैं वो गॉज नहीं कर पाओगे कि क्या हमें थीम्स इंपॉर्टेंट है करने के लिए। तो मैंने लाइन बाय लाइन सिलेबस में से लाइंस पिक की हैं। सो फर्स्ट जो हमने पिक किया है वो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडिया और वर्ल्ड में। ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये जनरली क्या होता है, हम प्री के लिए नहीं पढ़ते हैं। प्री में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, तो इतना ध्यान हम उसमें नहीं देते हैं। अगर किसी ने पीएमएफ जैसी बुक पढ़ी होगी जिसमें मतलब पूरा ही कंपाइलेशन रहता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब कुछ है, तो उसने कवर किया होगा। लेकिन सिर्फ अगर आप एनसीईआरटीज पे रिलाई कर रहे हो तो इसका कवरेज आपका कम रहा होगा। तो इसके लिए मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम पीवाईक्यू देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या कोर्स ऑफ एक्शन हमारा रहेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी को मेंस के पर्सपेक्टिव से डील करने के लिए। फर्स्ट विल सी द क्वेश्चंस। ओके, देखिए 2013 में 2 क्वेश्चंस हैं और कॉटन पे आया है क्वेश्चन, शुगर पे आया है, 5 मार्कर्स हैं। तो ये उस टाइम पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते होंगे, तो इसलिए इन्होंने 5 मार्क्स का वेटेज रखा है। एनालाइज द फैक्टर्स फॉर हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। अब देखो एक मिनट, मैं आपको क्वेश्चन से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ। इसमें जो थीम्स आप गॉज करोगे ना, इट शुड बी इन डिटेल। मतलब आपको पता होना चाहिए कौन से क्रॉप पे क्वेश्चन आया है, कौन से इंडस्ट्रीज के सेक्टर पे क्वेश्चन आया है, किस रीजन पे क्वेश्चन आया है। क्योंकि रेपिटेशन तो आपको देखने मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है किस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि वो अगला जो उनका टॉपिक का सिलेक्शन होगा ना मोस्टली वही होगा जिस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। तो पीवाईक्यू से आपको ये तो करना ही है, जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं वो टॉपिक्स भी करने हैं, लेकिन जो टॉपिक्स रह गए हैं, जो क्रॉप रह गई है, कोई सेक्टर रह गया है, कोई ऐसा पार्ट है हमारे सिलेबस में जो उन्होंने नहीं पूछा है अभी तक, तो वो हमें जरूर करना है क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा होते हैं आने के। ठीक है, अब हम एनालिसिस देखते हैं। एनालाइज द फैक्टर्स फॉर हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब देखो कॉटन पे है क्वेश्चन, इंडिया पे है कि फैक्टर बताओ क्यों डिसेंट्रलाइज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया में। ठीक है, अगला देखो 2013 का ये क्वेश्चन है, डू यू अग्री दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, डिस्कस विद जस्टिफिकेशन। अब ये क्या है, शुगर मिल्स पे क्वेश्चन है और रीजन क्या पूछा है, सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, कि वहां पे ट्रेंड है कि न्यू शुगर मिल्स ना सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में खुल रही हैं, तो जस्टिफिकेशन के साथ बताना है। अब इसमें जब आप आंसर लिखोगे जस्टिफिकेशन में आपको एग्जाम्पल्स जो आपने पढ़े होंगे वो देने होंगे। ठीक है, शुगर का है, 5 मार्कर है। इसमें अभी मैं आपको कंटेंट बताऊंगी, ज्यादा इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप देखोगे अभी रेपिटेशन बहुत दिखेगा। 14 में देखो 3 क्वेश्चंस है, मार्किंग बताती हूँ, 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क्स। ठीक है, तो 30 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन ने लिया है, ज्योग्राफी में से। ठीक है, अभी पूरा ज्योग्राफी जब देखोगे ना, यू विल गेट टू नो 100 से 125 मार्क्स का वेटेज ज्योग्राफी का रहता है। तो ऑलमोस्ट 250 मार्क्स के पेपर में 50% मार्क्स तो ज्योग्राफी ले लेती है। उस 50% में से भी आपका ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का वेटेज इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एग्जाम। 14 का पेपर देखिए, व्हाई डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वर्चुअली बाईपास द ईस्टर्न रीजन डिस्पाइट फर्टाइल सॉइल एंड गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन का फ्लो समझिए क्या कह रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन पे पहली बात तो 10 मार्कर है, क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में बायपास कर गया ईस्टर्न रीजन को, डिस्पाइट वहां पे फर्टाइल सॉइल था एंड गुड अवेलेबिलिटी था वाटर का। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में ही सीमित था, पंजाब तो इसमें से हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस थी जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो क्यों ईस्टर्न रीजन को बायपास कर गया वो लिखना है। वहां पे सॉइल थी, गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था, उसके बाद भी बायपास कर गया। तो इसमें 5 से 6 रीजन लिखो सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ और कहाँ कहाँ पे हुआ वो लिख दो। ठीक है, और जब कंक्लूड करोगे ना तो कंक्लूडिंग लाइन मतलब बहुत डिप्रेसिंग नहीं होनी चाहिए कि खराब हो गया या वहां पे क्यों नहीं हुआ, अच्छा कंक्लूजन लिखने की कोशिश करना। ठीक है, फिर 14 में देखो, अकाउंट फॉर द चेंज इन स्पेशल पैटर्न ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब देखो ट्रेंड देख रहे हो, कॉटन पूछ लिया, शुगर पूछ लिया, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन पे जंप मारा, उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पूछा है कि आपको चेंज बताना है स्पेशल पैटर्न में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का इन दी वर्ल्ड। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। आयरन स्टील का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। अब देखो 10 मार्कर है तो कोशिश करनी है कि आप ना 6 to 7 पॉइंट्स तो लिखो विद एग्जाम्पल्स।
और इसमें ट्रेंड की तरफ फोकस करना है तो पहले तो जहां पे ये इंडस्ट्री अभी कॉन्सेंट्रेटेड है वो लिखो, फिर जहां पे शिफ्ट हो रहा है ना स्पेशल पैटर्न में वो लिखो, तो आप दोनों ही एस्पेक्ट्स कवर कर पाओगे। फिर इसमें मैं ये भी सजेस्ट करूंगी, अगर आप वर्ल्ड मैप बना करके दिखा सकते हो तो बनाओ, क्योंकि देखो GS1 में ना, क्योंकि ये पोर्शन बहुत थियोरेटिकल फैक्चुअल इस तरीके से चलता है, कुछ ज्यादा वैल्यू एडिशन करने के लिए होता नहीं है हमारे पास। तो मैप ना ज्योग्राफी में और डायग्राम्स जहां जहां पे पॉसिबल है वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये बनाओगे ना तो थोड़ा सा एनरिचमेंट होगा आंसर्स में। नेक्स्ट देखिए, whereas the British planters had developed tea gardens all along the Shivaliks and lesser Himalayas from Assam to Himachal Pradesh. In effect, they did not succeed beyond the Darjeeling area. Explain. अब ये टी पे क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इन्होंने इस वाले में आयरन स्टील इंडस्ट्री और टी को पिक करा है, 10 मार्कर है। क्वेश्चन समझेंगे जरा कि जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे ना उन्होंने टी गार्डन शिवालिक और लेसर हिमालयस में बनाए थे, आसाम से लेके हिमाचल प्रदेश तक, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुए इसको दार्जिलिंग एरिया के बियॉन्ड ले जाने के लिए। एक्सप्लेन करो। अब देखो क्योंकि ये ज्योग्राफी का पेपर है, ठीक है, आपको कोशिश ये करनी है कि आप इसमें सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पुट करने की कोशिश करो। आपको ये नहीं है कि ब्रिटिश की पॉलिसीज यहाँ पे लाके डाल दोगे। देखो एक तो GS1 में पूछा गया है ये, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है। अब एग्जाम में ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है कि आप दिमाग कैसे चलाते हो कि ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है या ज्योग्राफी से पूछा गया है। हो सकता है किसी का दिमाग इसमें ऐसे चल गया हो कि सोचे यार ब्रिटिश प्लांटर्स से पूछा गया है तो ये तो ब्रिटिश पॉलिसीज के टुवर्ड्स होगा कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में क्यों डेवलपमेंट करा इतना टी का, बट नहीं, ये आप चाहो तो मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट करो, बट इसका मेजर चंक ना ज्योग्राफी से कंसंट्रेट करा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताना है कि टी प्लांटेशन जो होती है ना उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, किस तरीके के रीजन में कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें आपको सपोर्टिंग इसमें लिखनी है कि क्यों दार्जिलिंग एरिया के बियॉन्ड नहीं कर सकते। जो लोकेशन दार्जिलिंग एरिया के बियॉन्ड लाए करती है आप बताओगे कि क्यों इसका क्लाइमेट ना टी के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, हर चीज कनेक्ट करके लिखोगे इसमें। अच्छा नेक्स्ट देखिए 2015 एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट्स। अब देखो यहां तक तो ये ना कोर ज्योग्राफी है, अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं लगी इसमें। आप जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिन के लिए आप वो लिख दोगे, लेकिन सेकंड पार्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कनेक्ट कर दिया गया। देखो ऐसे ना हाइब्रिड क्वेश्चन भी हो सकता है कि पहले एक में कोर ज्योग्राफी पूछ ले, जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह कुछ पूछ ले, सेकंड पार्ट में इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछ ले। अब ये 12.5 मार्क्स है, फिशिंग से पूछा गया है। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट्स, फिशिंग एंड नेविगेशन, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो ओशन करेंट्स के द्वारा कैसे मतलब जो इन्फ्लुएंस होती हैं। तो क्लाइमेट पे एक पॉइंट मतलब देखो अब इसमें 12.5 है, 2 पेजेस आपको मिलेंगे, तो बाइफिकेशन शुड भी एक पेज में ये होना चाहिए, एक में ये होना चाहिए, तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो सबके लिख ही दो, ठीक है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन इसमें सिर्फ यहाँ पे कवर किया, 3 पॉइंट्स लिखने होंगे यहाँ पे। अब देखिए 16 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 15 में एक ही क्वेश्चन था, 17 में भी एक ही क्वेश्चन है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, आप पेट्रोलियम पे शिफ्ट हो गए। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियरर टू क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज। रिफाइनरीज ना जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है उसके पास नहीं होती, जरूरी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास हो, पर्टिकुलरली इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशंस। देखो क्वेश्चन जो है ना जो कह रहा है वो पूछ नहीं रहा है, ध्यान से समझो। रिफाइनरीज जो होती हैं जरूरी नहीं है कि क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज के पास हो, पर्टिकुलरली उसने लिख कर दिया है कौन सी जगहों पे, डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। ये तो उसने आपको एक इंट्रोडक्टरी लाइन दी है क्वेश्चन की, पूछ क्या रहा है वो, उसके इम्प्लीकेशन बता दो कि अगर ये पास में नहीं है तो क्या होगा। अब ये 15 मार्कर है, ऑयल का है, आपको 3 पेजेस मिलेंगे इसको लिखने के लिए। सो आपको 3 पेजेस फिल करने में ना आपको भारी पड़ जाएगा क्योंकि आपके पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे। अब आप लिखोगे कैसे? पहली बात तो इसमें ना डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बोला गया है, पहले बनाना एक वर्ल्ड मैप, ठीक है। उस वर्ल्ड मैप में ना एरियाज मार्क कर देना कि क्या क्या पेट्रोलियम रिफाइनरी के एरियाज हैं, और उसके आसपास अगर आपको कोई क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया पता है तो आप वो मार्क कर देना। फिर आपको इम्प्लीकेशंस बताने हैं, तो इम्प्लीकेशंस में ना फैक्टर्स दोनों तरीके के होने चाहिए आपके पास, कि अगर पास में नहीं है तो उसका रीजन, पास में ना होने का इम्पैक्ट, ठीक है, ये दोनों चीजें लिख देना। कम से कम 6 पॉइंट दोनों में लिखोगे और मैप बना दोगे, अच्छा सा कंक्लूजन लिख दोगे और एग्जाम्पल्स भी डालोगे तो 15 मार्कर के लिए अच्छा आंसर बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स ना आपके पास उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं करेंगे इतने प्रेशर में आपको। नेक्स्ट देखो 2018 का क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। अब ये
बिल्कुल अलग ले गए फ्लो, ठीक है। आप पढ़ रहे हो रिसोर्सेज के बारे में, कॉटन, शुगर, टी के बारे में, ये क्या पूछ रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं। तो ये उस टाइम न्यूज में रहा है, बनाया गया था काफी सारा कॉरिडोर, तो इसलिए पूछा इन्होंने। तो सिग्निफिकेंस लिखना, अगर करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़कर गए हो, तो आपको इतना पता होगा कि क्यों बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स भी आप इसमें बहुत आराम से लिख सकते थे। रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, 15 मार्कर है, तो एटलीस्ट सिग्निफिकेंस में 5 पॉइंट्स तो विद एग्जाम्पल्स आपसे एक्सपेक्टेड थे कि आप लिखोगे। आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्लेन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कम से कम 3 नाम तो मैं बोलूंगी कि आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक में 5 पॉइंट्स लिख दो कम से कम, ठीक है। 15 मार्कर है तो 8 पॉइंट यहाँ से लिख देना, 5-6 पॉइंट यहाँ से लिख दो विद एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिख दो, सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 2018 में एक और क्वेश्चन आया, ये 30 मार्क्स का वेटेज इकोनॉमिक ज्योग्राफी का 2018 में रहा है। डिफाइन ब्लू रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो पहले आप देखो, अब ना एक चीज और, जब आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, यू वर एक्सपेक्टेड टू नो एवरी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। पीवाईक्यूज जब आप कर रहे हो ना, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि उसके 360 डिग्री एरिया को कवर कर लो। अगर रेवोल्यूशन पूछा गया है तो यू शुड नो ईच एंड एवरी रेवोल्यूशन। इन्होंने देखो ब्लू रेवोल्यूशन पूछा, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था दैट वाज आस्क्ड इन 2014, उसके 4 साल बाद इन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन पूछा। तो पहले इसको एक्सप्लेन करो। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज बतानी है पिसिकल्चर डेवलपमेंट की, ठीक है। ये रेवोल्यूशन पे 15 मार्कर है, तो इसके लिए आई मस्ट से 3 मार्क्स से ज्यादा इसका नहीं होगा, क्योंकि डिफाइन मांगा है उसने बस, ठीक है। तो डिफाइन करने में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, इसके एक फ्लो चार्ट सा बना देना इस तरीके से कुछ। प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजी दोनों पूछी है, तो कम से कम 6-7 प्रॉब्लम आराम से ना विद रीजन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें विद रीजन लिखोगे तो थोड़ा सा ना इम्फेसिस क्रिएट होगा कि आपको वर्ल्ड मैप पे, मतलब वर्ल्ड मैप बनाओ, फिशिंग एरियाज उसमें मेंशन करो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो फिशिंग एरियाज का ही होता है ब्लू रेवोल्यूशन में। तो जब मैप बनाओगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स लोकेट कर देना कि इस मैप पे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वो लिखने के बाद स्ट्रैटेजी लिखोगे पिसिकल्चर डेवलपमेंट में। अगर आपको कोई ग्लोबल स्ट्रैटेजी पता है तो वो लिख दो। अगर ग्लोबल नहीं पता है, इंडिया का भी कुछ याद है, अगर जैसे आपको अभी ना मत्स्य संपदा स्कीम के बारे में पता है, तो आप उसका एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। या अगर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है जो मराइन लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, कोई आई मस्ट से, अगर आपको कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कुछ याद है जिसमें मराइन डेवलपमेंट पे बात हुई है, तो वो भी लिख सकते हो। स्ट्रैटेजीज में मतलब कन्वेंशनल पॉइंट्स तो आप लिखोगे ही 5-6, उसमें एग्जाम्पल्स में ना आप ग्लोबल और इंडियन एग्जाम्पल्स डाल देना। फिर 2019, अच्छा इसमें एक की टेक अवे, जब आप ब्लू रेवोल्यूशन इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप कोशिश करना कि जितने और पॉसिबल रेवोल्यूशंस हैं, ग्रीन के लिए भी सेम चीज कर ही लेना, येलो रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजें भी कर लो। फिर 2019 का वेटेज देखिए, एक ही क्वेश्चन आया है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से है। डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब देखो ये वापस इंडिया पे आए हैं। इसमें इसमें ना अब ट्रेंड नोटिस किया आपने, एवरी टाइम दे आर आस्किंग सम अदर इंडस्ट्री, रेपिटेशन नहीं हुई है इंडस्ट्री की, कुछ ना कुछ नया ही पूछा है। तो पीवाईक्यू तो करोगे ही करोगे, क्योंकि मतलब यू नेवर नो व्हेन विल इट बी रिपीटेड, या थीम रिपीट हो सकता है, लेकिन हर बार न्यू इंडस्ट्री पूछी है। तो जब आप मैं मोस्टली क्योंकि इसके लिए पीएमएफ का डॉक्यूमेंट कराऊंगी आपको, तो बस ये बता रही हूँ कि जब इंडेक्स आप इसका करोगे ना, ट्राई टू कवर दोज इंडस्ट्रीज फर्स्ट जो पूछी नहीं गई हैं, क्योंकि आपको पता है मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन वहां से बनने का इसका चांस हो सकता है। तो इसमें बोला गया है फैक्टर बताओ लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। अब देखो एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछा है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पूछा है। तो जो भी फैक्टर्स वहां पे, कोई फेवरेबल क्लाइमेट हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए चीप लेबर हो सकती है, जगह हो सकती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, या जो भी आपको उस टाइम पॉइंट समझ में आ रहा है वो आप लिखोगे। 10 मार्कर है। तो पहले तो लोकलाइजेशन के बारे में मैप बना दो कहीं पे अगर पता है तो, फिर कुछ कुछ इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स दे दो, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है उसके फैक्टर्स लिख दो। और एग्जाम्पल में आई थिंक जब आप लास्ट में इसको कंक्लूड करोगे ना, कंक्लूजन में जो जो आपकी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड स्कीम्स चल रही हैं आप उसको जरूर मेंशन करना, ठीक है। कंक्लूजन बहुत अच्छा बनेगा। 20 में एक ही क्वेश्चन आया, अकाउंट फॉर प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब देखो रेपिटेशन देख रहे हो कितने टाइम बाद हुई है आयरन एंड स्टील की, इट वाज आस्क्ड इन 2014, ठीक है, यहां पूछा गया था। उसके बाद 2020 में रिपीट किया 6 साल बाद इस इंडस्ट्री को। अब यहाँ पे देखो, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, इट वाज हियर, चेंज इन द स्पेशल पैटर्न ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टोन पे चल रहा है क्वेश्चन, बस यहाँ पे इतना बता दिया कि भाई सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से दूर क्यों है, उसके रीजन बताने हैं।
तो आयरन एंड स्टील से 10 मार्कर है। तो देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, एक मैप तो डेफिनेटली जाएगा, लोकेशंस मार्क करोगे उस पे। पहले बताओगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रेजेंटली अभी कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। फिर बताओगे कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से दूर क्यों, एग्जाम्पल देकर बताओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2021, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू इट्स जीडीपी इन परसेंटेज डिस्कस। अब देखो ये क्वेश्चन ना एक टेक्निकल नॉलेज की तरफ चला गया है कि आपको पहले तो बता दिया कि भाई इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, फिर बताया कि उसका माइनिंग इंडस्ट्री जीडीपी में ना परसेंटेज कम जो है उसका कंट्रीब्यूशन रखता है, बहुत ही कम है। तो इसको डिस्कस करना, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। तो अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये यूपीएससी का थोड़ा सा एक तरीके से फंडामेंटल रूल समझ लो कि आपको जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, वो सिर्फ एवं ही नहीं दिया उन्होंने कि बस लिख के छोड़ दिया, आपने पढ़ लिया और हाँ आप सीधा क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करने चल दिए। जो वो फर्स्ट लाइन में लिख के दे रहा है उसको भी थोड़ा सा एड्रेस करो, चाहे 2 लाइन में ही करो कि इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये चीज उन्होंने बता दिया आपको, बट आप भी लिखो कि क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है तो इसके पास कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, आप शुरू शुरू में ये भी बताओ मैप बना के, ठीक है। आप डेक्कन ट्रैप वगैरह बना सकते हो इसमें कि यहाँ पे कौन कौन सा रिसोर्स पोटेंशियल मिलता है। फिर उसकी माइनिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ के ना उसका परसेंटेज याद है कि कितना कंट्रीब्यूशन करता है, तो आप वो लिख दो, ठीक है। फिर डिस्कस करना है तो डिस्कस में आपको मोस्टली देखो यहाँ से ना क्वेश्चन इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट आपको ज्यादा याद आएंगे, ज्योग्राफी वाले कम याद आएंगे, बट आपको कोशिश यही करनी है कि आप उसके इकोनॉमिक्स के पोर्शन को ज्योग्राफी से कनेक्ट करके लिखो। आप रीजन उठाओ इंडिया का मैप बना के, मान लो आपने डेक्कन ट्रैप उठा लिया, तो आप डेक्कन ट्रैप के रीजन्स में जो जो चीजें मिलती हैं वो लिखो, वहां पे रिसोर्स पोटेंशियल होने के बावजूद कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है उसका, ठीक है, माइनिंग सेक्टर में, आप उसको एड्रेस करो। रीजन बेस्ड तरीके से कर सकते हो या तो, या ओवरऑल लिख के फैक्टर्स और फिर एग्जाम्पल लिख सकते हो। देन नेक्स्ट देखो 2022 में दे हैव बीन 2 क्वेश्चंस, फिशिंग से आया है, रीजन से आया है, 15 मार्कर ईच, 30 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट मान के चलो 10 to 30 ये मार्क्स का एवरेज इसका रहेगा। क्वेश्चन वाज व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट। अब देखो एग्जैक्ट रेपिटेशन है ये, इससे ज्यादा रेपिटेशन क्या एक्सपेक्ट करोगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, अभी पूछा था ना ओशन करंट्स का क्वेश्चन, इट्स हियर 2015 में आया, एक सेकेंड, 2015 में आया। ओरिजिन ऑफ ओशन करंट के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बता दो, यहाँ पे भी फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट, एग्जैक्ट सेम चीज है, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 years बाद रिपीट कर रहे हैं ये। देन डिस्क्राइब द रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, देखो यहाँ पे भी तो रोल पूछा ही था, अगर पीवाईक्यू लिख कर गए हो तो यहाँ पे रिपीटेशन हो जाती, इसलिए कहते हैं पीवाईक्यू एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। अब ये फिशिंग पे हो गया, 15 मार्कर है। अब देखो क्योंकि ना यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना तो इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई थी, फिशिंग का रोल कम था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली फिशिंग के लिए ही पूछा गया है, तो एटलीस्ट मैं बोलूंगी कि 5 to 7 पॉइंट्स यहाँ लिखो, 1.5 पेज मतलब 1.5 पेज यहाँ कवर कर देना, फिर फिशिंग इंडस्ट्री में इसका रोल जो है 1.5 यहाँ पे कवर कर देना, और मैप इसमें बहुत आराम से बना सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो 2022 का क्वेश्चन है, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें तो भाई आपके पास इतने करंट में एग्जाम्पल थे, मैप बनाओ, बहुत सारे स्ट्रेट्स को मेंशन करो, इस्थमस को मेंशन करो, रीसेंट एग्जाम्पल लिखो, मतलब स्ट्रेट्स का पार्ट देखो अलग से लिख लो, इस्थमस का पार्ट ना अलग से लिख लो। तो रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, 15 मार्कर है, इसके कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखो विद एग्जाम्पल विद मैप, एक ही मैप बना के दोनों चीजें उसमें मार्क कर दो, इसके भी 5 से 6 एग्जाम्पल लिखो। ये बहुत ही हाई यील्डिंग क्वेश्चन था, मार्क्स आ सकते थे, ठीक है। अब मैं आपको 23 के क्वेश्चन दिखाती हूँ। सी ये 2023 के क्वेश्चन है, इसमें मैंने सेग्रीगेट नहीं किया है, मैं आपको सारे ही क्वेश्चन दिखा रही हूँ ज्योग्राफी के, ठीक है, बताती जाऊंगी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कौन सा है। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्री। यहाँ पे ना कॉन्सिक्वेंस की बात करिए क्लाइमेट चेंज के, किस पे, फूड सिक्योरिटी के बारे में ट्रॉपिकल कंट्रीज में। तो ये 10 मार्कर का क्वेश्चन है। तो पहली बात तो कॉन्सिक्वेंस क्लाइमेट चेंज के जितने भी है ना, आपको इसमें पहली चीज ना फैक्टर्स से लिखनी चाहिए थी कि फैक्टर्स बताओ क्लाइमेट चेंज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, फिर कॉन्सिक्वेंस पे जाना चाहिए था, फैक्टर में भी ना बस डायग्राम बना के 4-5 फैक्टर दिखा देने चाहिए थे। फिर कॉन्सिक्वेंस में फूड सिक्योरिटी पे, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा फूड सिक्योरिटी लिख दोगे, कम से कम डेटा कोट करो कि फूड सिक्योरिटी का इशू जो है क्लाइमेट चेंज से कैसे कोरिलेटेड है, उसके बाद लिखो। और ट्रॉपिकल कंट्रीज के स्पेसिफिकली पूछा गया तो मैप बना दो ट्रॉपिकल कंट्रीज का, एग्जाम्पल्स लिख दो इसके, ठीक है, मतलब 5 to 7 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए थे। फिर वाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, कि भाई पहली बात तो अवेलेबिलिटी नहीं है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का और एक्सेस नहीं है,
क्यों हम इससे कन्फ्रंटेड है, 10 मार्कर है। अवेलेबिलिटी पे लिखो 5 पॉइंट्स, एक्सेस पे लिखो 5 पॉइंट्स, ठीक है। और इसमें मेजर एग्जांपल जरूर डालने हैं कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर फ्योर्ड्स कैसे बनते हैं, ये तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से ही आंसर हो जाएगा। व्हाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन ना आधे लोगों को बाउंसर लगा था, क्योंकि जिसने एनसीईआरटी बहुत ढंग से नहीं पढ़ी थी ना, या मतलब याद नहीं है, इतना प्रेशर में नहीं याद आता, उनको ये वर्ड का ही मतलब नहीं मालूम था। तो कैसे वो उसको आंसर करते, बाउंसर था कंप्लीटली, कि या तो कुछ भी बना के लिख दो तो भी ठीक नहीं है, और मतलब जब इसका मतलब ही नहीं पता तो और कोई क्या लिखेगा। देखो आगे का क्वेश्चन क्या था, वाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब इतना तो समझ में आ गया कि कोई खूबसूरत सी जगह होगी, तभी ये बोला गया है कि क्यों ये इतने पिक्चर्स एरिया है वर्ल्ड के। लेकिन ये भी तो बताओ कि ये भला है क्या, ठीक है, फ्योर्ड भी नहीं पता क्या है, तो क्या लिखा जाएगा। अब अगर कुछ भी नहीं पता ना, इसको करना ही था, तो जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना पढ़कर गए थे वो लिख सकते थे, ठीक है। अब तो आप गूगल कर लेना, ठीक है, मतलब एक कैसे बताऊं, ओशन के बीच की जगह होगी, ठीक है, जहां से एक तरीके से स्टीम जनरेट हो रही है दूर से हीट की वजह से, और आपको पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों के बीच से पानी गुजर रहा है, तो ऐसा एक एरिया बनेगा जहां पे मतलब एक आपको वेपर की वजह से ना जो आसपास का एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। तो वो फ्योर्ड होते हैं एक तरीके से, आप इमेज देखोगे विल गेट टू नो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो क्यों ये पिक्चर्स क्यों एरिया है वर्ल्ड के, वो इसका एग्जाम्पल ना नॉर्वे का था सबसे ज्यादा, कि नॉर्वे का एक फ्योर्ड है जो बहुत न्यूज में रहता है कि वहां पे फ्योर्ड्स बनते हैं, तो आप उनके बारे में लिख सकते थे। बट अगर मान के चलो ये तो 2023 में आया, 24 में भी कोई ऐसा फिनोमेना आ जाए जो हमने नहीं सुना या उसके बारे में हमें नहीं पता, तो हम कैसे लिखेंगे। मान लो फर्स्ट पार्ट नहीं पता ना, मत करो एड्रेस, ठीक है, नहीं पता छोड़ दो, लेकिन सेकंड पार्ट तो जानते हो, तो जो चीजें आपको जितने ज्योग्राफिकल फिनोमेना से रिलेटेड पता है, अगर मुझे माउंटेन वैली पे क्वेश्चन लिखना हो, माउंटेन वैली क्यों इतना पिक्चर्स क्यों जो है एरिया है वर्ल्ड का, तो मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक लिख देती हूँ। तो थोड़ा बहुत बनाकर यहाँ पे लिखना छोड़ोगे तो नहीं, 10 मार्कर है, 5 पॉइंट तो मैं बोलूंगी लिख ही आना कम से कम इसके लिए, और जिसको मालूम था उसने तो बहुत अच्छे से लिखा होगा, ठीक है, बट बाउंसर था ये क्वेश्चन। फिर वाई इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पुरवैया ईस्टर्ली इन भोजपुर रीजन। अब देखो उसने पूछा है साउथ वेस्ट मानसून जो होता है जिसको पुरवैया कहते हैं वो भोजपुर रीजन में क्यों होता है। अब ये लोकलाइज्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, तो आप वो लिखोगे इसमें, मतलब क्लाइमेटोलॉजी से इसको आंसर किया जाएगा, ठीक है। हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल एथोस ऑफ द रीजन। तो इससे कल्चरल एथोस कैसे जो है इन्फ्लुएंस होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो 10 मार्कर था, तो आप इसके लिए पॉइंट्स लिखते, मैप बनाते, फिर इसके लिए 5 पॉइंट्स लिखते, मैप बना देते। देखो हर क्वेश्चन में तो इतने मतलब आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप वहां पे मैप बना के आओ, बट ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ट्राई करना है कि आप मैप बनाओ, ठीक है। कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल। अब देखो ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन। कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो ऑफकोर्स सी बात है, कोस्ट लाइन का मैप बनाओ, रिसोर्स पोटेंशियल लिखो। अब अगर आपने 2023 और 22 का प्री सॉल्व करा है ना, मतलब ऑफकोर्स सी बात है, मेंस लिख रहे हो तो प्री तो दिया ही होगा, प्री के क्वेश्चंस ढंग से किए ना, मतलब आई मीन टू से एनालाइज किए, यू वुड गेट टू नो कि कोस्ट लाइन बेस्ड रिसोर्सेज पूछे गए थे आपसे पेपर में। आपको थोरियम पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब थोरियम या आप उसको सैंड बेस्ड रिसोर्स में मान लो, ये क्वेश्चन जब दिए गए थे ना तो वो यहीं से दिए गए थे कि जो कोस्ट लाइन पे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो आपको जब बोला गया कि रिसोर्स पोटेंशियल लिखो लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया का, तो आप एक रिसोर्स तो यहाँ का थोरियम बेस्ड लिख ही सकते थे, बाकी चीजें भी आप लिख सकते हो, और भी चीजें हैं, ठीक है। फिर आप इसमें PMN पॉली मेटालिक नोड्यूल्स के बारे में भी लिख सकते हो कि जो ओशन एरिया है इनके आसपास वहां से PMN मिलते हैं, और भी रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे। फिशरीज भी एक रिसोर्स है जो यहाँ से मिलता है। फिर हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज। अब देखो थोड़ा सा डिजास्टर वाले फ्रंट में चले गए यहाँ पे ये, बट आपको स्टेटस बताना है नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस का इन एरिया में। तो जो जो चीजें आप डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हो कि किस तरीके से हम कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, आप वो चीजें यहाँ पे लिख सकते थे। मतलब अगर 15 मार्कर है तो ये है कि मान के चलो मैप के साथ एटलीस्ट आप यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स 5 रिसोर्सेज कोट करते, फिर यहाँ पे मैप बना के एटलीस्ट 7 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देते, ठीक है, अच्छा सा कंक्लूजन। कोई भी रिपोर्ट थी, कोई स्कीम थी, कोई प्लान ऑफ एक्शन था गवर्नमेंट का, वो आप कोट कर सकते थे। फिर नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। अब इसको भी मैं चाहूँ तो एक तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मान सकती हूँ, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पूछा गया है, रिसोर्स तो ये भी है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई भी करना है, फैक्टर्स भी बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो मैप बनाइए, उसमें फैक्टर्स लिख दीजिए सारे, मतलब आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर फैक्टर्स लिख दीजिए, फिर असेस करो सिग्निफिकेंस,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, और ये भी 15 मार्कर है। तो यहाँ पे आपसे रेन फॉरेस्ट रीजन्स जो इंडिया के वहां के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा है, सारा नहीं लिखना है। तो रेन फॉरेस्ट एरिया की जो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में लिखो, सिग्निफिकेंस लिख दो, ठीक है। फिर ये भी आई थिंक इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही जाएगा। व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जाएगा, क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ पेस नहीं कर पा रहा है इंडिया में। 15 मार्कर है। सबसे मस्ट होगा इसमें कि आप रिपोर्ट को कोट करो, इसमें बिना रिपोर्ट्स के ना आंसर बहुत रॉ हो जाएगा। तो जो भी आपकी यूएनडीपी की लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स होंगी वो लिख दो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेटा होगा वो लिख दो। अब इसमें ना ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों फेल कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में पेस रखने में, वो बताना है। तो आप ना आई थिंक इसको मतलब डाइवर्ज कर लो सेक्टर्स में। आप सोशल सेक्टर पे अलग लिखो, आप पॉलिटिकल सेंस में अलग लिखो, इकोनॉमिक में अलग लिखो, एनवायरमेंटल में अलग लिखो, ठीक है। इसको बाइफिकेट कर लो मेजर थीम्स में, और कंक्लूड करोगे ना तो किसी अच्छी स्कीम या हमारा कोई इकोनॉमिक गोल, ज्योग्राफिकल गोल, उसके साथ कनेक्ट कर लेना। या एसडीजी भी लिख सकते हो इसमें तो बहुत सारे, ठीक है। एसडीजी जरूर याद रखना भाई, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ना अच्छे अच्छे कंक्लूजन बाहर आएंगे अगर आप मेंस के साथ लिखोगे तो। From being a net food importer in 1960s, India has emerged as a net food exporter to the world. Provide reasons. अब देखो इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कनेक्ट तो कर सकते हो, बट ये कंप्लीटली भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं है और ये कंप्लीटली कोर ज्योग्राफी भी नहीं है। ये थोड़ा सा मतलब एक GS1 के थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी चला गया क्योंकि 1960 से पूछ रहा है, और थोड़ा सा ज्योग्राफिकल सेंस में भी आ गया कि कैसे हमने यहाँ पे चेंजेस किया। अब देखो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पे पीवाईक्यू पढ़ा, आपने ब्लू रेवोल्यूशन पे पीवाईक्यू पढ़ा, डोंट यू थिंक आप इन दोनों चीजों को यहाँ पे कोट कर सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हम फूड इंपोर्टर से फूड एक्सपोर्टर बन गए। एक लाइन तो यही हो गई, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो बहुत आराम से। आप ब्लू रेवोल्यूशन भी लिख सकते हो कि हमने इससे भी एक तरीके से अपनी फूड नीड्स को पूरा किया है। भाई हर कोई तो वेजिटेरियन नहीं है ना, कुछ लोग फिश ईटर्स भी हैं, तो उनका भी काम यहाँ से हुआ है। इवन इकोनॉमी में भी इंप्रूवमेंट हुई है। देन प्रोवाइड करो इसके रीजंस। तो रीजंस में अगर मान लो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पीवाईक्यू ही लिखने होते हैं, ठीक है, तो मैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, इनसे कम से कम 3-3 पॉइंट तो बाहर निकाल सकती थी ना। और बाकी जो अदर स्कीम्स है हमारे यहाँ पे, या हमने और चीजें जितनी भी एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट करी है, अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ते हो आप काफी सारे, उसमें इंप्रूवमेंट करी है, आप उन सब चीजों को लिख सकते थे। आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लिख सकते थे इसमें, ठीक है। तो ये आप इंडिया का मैप पूरा क्रिएट करना, उसमें से जहां जहां पे जो चीजें आपकी इंडिया में मिलती हैं, जो चीजें आप जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, उनके बारे में आराम से लिख के क्वेश्चन बना सकते थे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3-4 थीम्स भी आपने कवर कर ली होती तो आपका आंसर बन जाता, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा दिया, आपने मेजर थीम्स पकड़ ली है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले जब भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको प्रिपेयर करनी है, द फर्स्ट थिंग टू सी इज थीम्स ऑफ पीवाईक्यू, ठीक है, यहां से थीम्स कैप्चर करेंगे। सेकेंड थिंग वोंट बी टू राइट द पीवाईक्यूज, ठीक है, सबसे पहले पीवाईक्यू नहीं लिखने हैं क्योंकि रिपीटेशन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्म भी कर लिया, लिखे लिखा है आंसर पढ़ लिए, सारी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, तो भी 50% टास्क तो आपका हो गया। आपको मैं रिसोर्स बताती हूँ कि मैं क्या कवर कराऊंगी। पीएमएफ की बुक से हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेक्शन रीड करेंगे, ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है मैप्स के साथ में। तो पीएमएफ के सोर्स से हमने करना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इसमें हम पहले वो रिसोर्सेज पढ़ेंगे जिन पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जैसे भाई देखो कॉफी इंडस्ट्री पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ गया लेकिन अभी तक मेंस में नहीं आया, तो ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। जूट पे इतना कुछ चल रहा है इंडिया में, जूट पे क्वेश्चन नहीं आया, जूट पे आ सकता है, ठीक है। देन मैं आपको उसमें पूरी लिस्ट दिखाऊंगी। रबर पे क्वेश्चन, ठीक है, रबर का क्वेश्चन इसमें आया नहीं, आई थिंक रबर पे क्वेश्चन ना पूछा जा चुका है, मैं आपको दिखाऊंगी, आई थिंक मुझे याद है मैंने पढ़ा है, रबर पे क्वेश्चन आ चुका है। फिर भी मान लो रबर इंडस्ट्री पे क्वेश्चन करना है, तो बहुत कुछ है जिसपे क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछे हैं, हमें पहले वो सेक्शंस कवर करने हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। कोल बेस्ड एनर्जीज हैं, इन पे क्वेश्चन देखोगे आप, ठीक है, तो ये सारा हम कवर करेंगे। तो इसमें आई विल ट्राई कि मैं बहुत जल्दी सीरीज लेके आऊँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। उसमें हम पीएमएफ से कवरेज करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, टॉपर्स बुकलेट देखेंगे, देन हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और देखो 30-40 मार्क्स का वेटेज ये चीज रख रही है, बेयरली 10 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आप ढंग से करो इसको, और ऊपर से ना रिप्रेजेंटेशन अच्छा है आंसर्स का, आप इसमें मैप बना सकते हो, एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजिली आंसर लिख सकते हो इसका, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम इसकी सीरीज जल्दी कंटिन्यू करेंगे।